Hello everyone, welcome to chemistry class. Here is Narayan Berwa, Physics Chemistry. Today we will study electrochemistry chapter of class 12. It is an important chapter according to CBSE. It covers theoretical as well as numerical portions of exam. In this chapter we will study most of the important basic knowledge of electrochemistry, redox reactions and important terminology. आगे हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है और क्या खास खास टर्मिनोलॉजी। इस चैप्टर को मिस नहीं करना है। इस पोर्शन का इम्पोर्टेंस इतना है कि इसके बाद वाले लेक्चर तभी समझ में आएंगे जब ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो इस पे आप लगातार बनी रहिएगा लास्ट तक। इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये भी आप देख लीजिए। इम्पोर्टेंस के तहत हम बात करें तो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, सबसे क्यों रखी गई सिलेबस में, तो इसका इम्पोर्टेंस भी और केमिस्ट्री स्टूडेंट के तौर पे इसे क्यों पढ़ना जरूरी है और क्या पढ़ेंगे हम इस यूनिट में, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। हम ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे। और क्या प्रीवियस नॉलेज चाहिए, क्योंकि किसी को आगे जानने के लिए उससे रिलेटेड कुछ पुराना नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक तो हम आगे कवर कर ही रहे हैं। यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस क्या है समझिए कि डेली लाइफ में इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। कैसे? आज आप हर कोई आदमी, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मोबाइल यूज कर रहा हूँ, या आप मोबाइल और लैपटॉप के सहारे देख रहे हैं, उस सब में बैटरी जो है एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बिना वो आपका इक्विपमेंट चलता नहीं है। और आजकल की जो बैटरी है उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, वो लिथियम आयन बैटरी। उसके ऊपर लिखा हुआ देखा होगा आपने, लिथियम आयन बैटरी, LiIN। यानी कि आप केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट तो Li का मतलब समझते होंगे, लिथियम आयन है। तो जब से वो बैटरी आई तब से मोबाइल की बैटरी की लाइफ बढ़ गई है और कई सारी चीज़ें अच्छी होने लगी है। आजकल हर चीज़ों में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग होने लगा। आजकल इवन व्हीकल्स के अंदर भी लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करने के लिए ये प्लान किया जा रहा है। तो ये भी एक आगे काफ़ी डिस्कवरी और इन्वेंशन का बड़ा रोल प्ले करता है ये चैप्टर। तो आप सबके लिए इसीलिए होना चाहिए नॉलेज, क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसका। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे ये भी क्लियर कर लेते हैं। इसके अंदर हम मेनली ब्रॉड कैटेगरी से देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ेंगे, दो डिफरेंट टाइप के, एक गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिनके बारे में यहीं पे डिस्कस कर लेंगे इसी यूनिट में। तो हम ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं कर रहे। उसके अलावा डेली लाइफ में क्या क्या डिफरेंट टाइप के सेल्स बैटरीज यूज होते हैं वो सब आगे पढ़ोगे, लेकिन मेरे इस सेशन में नहीं पढ़ेंगे। और व्हाट इज प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर दिस यूनिट, तो सबसे जो प्रीवियस नॉलेज है वो आपका क्लास 11th या 10th में जो आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी है, वही रिडॉक्स रिएक्शंस यहाँ पे जरूरी है। ब्रीफ रिवीजन ऑफ प्रीवियस, इस सेशन के अंदर हम स्पेशली ब्रीफ रिवीजन करेंगे प्रीवियस नॉलेज का। और यू विल फाइंड आंसर, ये मैं सबसे पहले खास बताती हूँ आपको क्यों पढ़ना है। यहाँ पे ये समझिए, इनके आंसर्स मिलेंगे आपको इस लेक्चर के देखने पे। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन एंड हाउ इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कैसे यूज किया जाए, या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम रिडॉक्स रिएक्शन कैसे करें, वाइस वर्सा के तौर। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस तरह से कैसे क्या होता है वो सब चीजें हम इसमें देखेंगे। What are the important terminology required in to understand the chapter and what are they? क्या क्या खास टर्मिनोलॉजी है और क्या होती वो। What different kinds of electrochemical cells, कौन कौन से टाइप है इनके, what are the main difference between, उनके बीच में क्या क्या खास डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स केमिस्ट्री से प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड चैप्टर लिया है। ये भी हम वही पुराना नॉलेज पढ़ने का, ये आपकी बुक में जो पहला चैप्टर के जस्ट नीचे ही लिखी हुई लाइनें उठाइए, इसको आप देखेंगे तो
इसका समरी यहीं आ जाएगा। केमिकल रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी। पे अटेंशन टू दिस। केमिकल रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। कन्वर्सली, electrical energy can be used to carry out chemical reactions that do not proceed spontaneously। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से समझ में आया, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट लिस्ट इसलिए कहा क्योंकि हम इसी चैप्टर में कुछ पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले होते हैं, और आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ा ही है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे जो आपकी दो चीजें, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिल सकते हैं, मेटल्स का तो यूज कर रहे हैं, लेकिन मेटल्स के अलावा कहाँ से मिलेंगे, तो केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट रिडॉक्स रिएक्शन में होता है। रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शंस के बिना ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इसका यूज नहीं हो पाएगा। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम ये पढ़ेंगे, ये समराइज करके दे दिया मैंने। केमिस्ट्री विच डील्स विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटरकन्वर्जन बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इट इन्वॉल्व्स द रिडॉक्स रिएक्शन। खास बात है, नोट करना, ये तीन चीजें खास है यहाँ पे। और रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शंस होते क्या। रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है, देखिए सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शंस में हमने सबसे पहले से 7th-8th क्लास से आपने पढ़ा, और 10th में स्पेशली पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे जिंक ने कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर आयंस को डिस्प्लेस किया और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाया, कॉपर डिपॉजिट हुआ था। इस तरह की एक रिएक्शन पड़ी थी, एक बीकर में रखते हैं जिंक प्लेट और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक हैज डिस्प्लेस्ड, उसने क्या किया, कॉपर सॉल्यूशन जो यहाँ पे थे, कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो रहा है देखिए, और जिंक सॉल्यूशन में चला गया, ये सॉल्यूशन में आ गया सिल्वर कलर। तो यहाँ ये समझ में आया कि ये एक तरह से जो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, कोई डरने की बिल्कुल बात नहीं है, वेरी सिंपल रिएक्शन जो क्लास 10th में आपने पढ़ी ही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहिए या ऑक्सीडेशन रिडक्स रिएक्शन एक ही तरह से है, जरूरी नहीं कि सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस तरह की हो, लेकिन ये मोस्ट ऑफ उसी तरह की है। यहाँ देखिए कि ये इसको हमने आयनिक लिखा, क्यों, क्योंकि सल्फेट जो आयन था उसमें कोई चेंज नहीं होता, सल्फेट आयन हम यहाँ पे सिर्फ चेंज होने वाले को लिख रहे हैं, और केमिस्ट्री का मतलब भी चेंज है ना, तो सल्फेट आयन में इधर भी सल्फेट है, एजिड है, और केवल चेंज कहाँ हो रहा है, चेंज आपका यहाँ हो रहा है। जिंक सॉलिड था, ये जिंक सॉलिड थी जो एक्वेस में कन्वर्ट हो गया, ये सॉलिड को एक्वेस, इसीलिए हमने इसको लिखा जो चेंज हुआ, यानी जो चेंज नहीं हो रहा उसको नहीं लिखा। इसी तरह से रिडक्शन ऑफ हाफ रिएक्शन में देखा था कि कॉपर जो डिजोल्व था वो डिपोजिट हो गया, यानी कि कॉपर +2 आयंस जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये डिपोजिट हो। अब इसमें हुआ क्या एक्चुअल में देखेंगे, तो जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आयन में कन्वर्ट हो गया, जिंक +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब ये जो कन्वर्जन हुआ, इसमें जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो कोई गेन करने वाला भी होगा, वो गेन कौन कर रहा था, कॉपर +2 आयन, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये हो गए। इसी को यहाँ पे कई सारे नाम से बोलेंगे कि ये जो है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक का, और कॉपर +2 आयंस का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये होता क्या है, इसको हम बेसिकली समझ लेते हैं, थोड़ा टाइम तो लग रहा है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन, जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इलेक्ट्रॉन डोनर्स जो है ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स ऑक्सीडेशन में होता है और इलेक्ट्रॉन गेन रिडक्शन में होता है। तो यहाँ सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में बना रखिए, यही चीज समझ लीजिए।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म को आप लिए होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन। और जी आर का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूले के रेस्पेक्ट से आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, इस तरह से भी याद करते हैं, ओ आई एल जी और आर आई जी। ओ आई एल जी का मतलब ऑक्सीडेशन इन लॉस एंड रिडक्शन इन गेन, और लॉस और गेन किसका, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, एक ये जो है यहाँ ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसको, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड एंड नेगेटिव, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इतना अभी आप समझ गए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर्स एंड रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर से खास पता चलना चाहिए आपको रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, या आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से समझ जाए। स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करती है ये अपने आप से। अब यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनिटी का मतलब ये समझ लें कि हम इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लें और कॉपर के वायर्स या कॉपर प्लेट डाल दें, तो क्या ये रिएक्शन होगी? ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही वन वे है ना, जिंक इज डिस्प्लेसिंग कॉपर बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक। तो ये चीजें यानी स्पॉन्टेनियस वाली रिएक्शंस तो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगी, और जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक पूरे चैप्टर को हम यहाँ इस स्लाइड में देख लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस जिनमें दो हाफ से रिएक्शंस होते हैं, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, और ये ऑलवेज एक साथ होती है हमेशा, कभी भी अकेली नहीं, एक ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अकेला नहीं होगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब है गेनिंग ऑक्सीजन, जो सिंपल डेफिनेशन है, और रिमूविंग हाइड्रोजन, या आपने क्लास 11 तक पढ़े थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये सबसे दो चीजें जो लास्ट वाली थी यही याद रखनी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से इसका अपोजिट इधर हो जाएगा, लॉसिंग ऑक्सीजन इज रिडक्शन, एडिंग हाइड्रोजन इज reduction, gain of electron is reduction, and decrease in number is oxidation number is reduction। अब लेकिन इनका जो एक एजेंट वर्ड यूज हो जाता है, इसका मतलब ये जस्ट अपोजिट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा इसीलिए कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसने रिड्यूस करने में हेल्प की, और जिसका रिडक्शन हुआ उसने इसको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प की, इसलिए एजेंट के काम कर रहे हैं। अब ये कहाँ यूज होते हैं, ये कोरोजन के कॉमन एग्जांपल, कोरोजन में होता है ऑक्सीडेशन, ब्लीचिंग इसके बिना नहीं होती ऑक्सीडेशन के बिना, एंटीसेप्टिक्स जो भी है, और फोटोग्राफिक डेवलपर्स रिड्यूसिंग रिडक्शन का यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का अपोजिट एंटीऑक्सीडेंट, और फोटोसिंथेसिस। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपकी बुक का ही डायग्राम सारा आप यहाँ ध्यान से देखना है, ये स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के लिए पहले तो दो हाफ सेल लिए गए, दिस वन सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक, ये दूसरा सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रोड। ये एक तरह के इलेक्ट्रोलाइट लेना जरूरी है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सॉल्यूशन विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा सॉल्यूशन चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही यही होता है। दूसरा इसका पहले कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें ये हाफ सेल में ये दोनों हाफ सेल एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है, और दूसरा ये एक मेटल इलेक्ट्रोड है जिंक, और दूसरा एक मेटल इलेक्ट्रोड है कॉपर। और इसमें ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर, अभी आपने जो पहले एक बीकर में रिएक्शन देखी थी, कॉपर सल्फेट में एक जिंक रोड डाली थी, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर हो रहे थे, वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जिंक टू कॉपर जा रहे थे, तो यहाँ पे जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को थ्रू वायर ट्रांसफर कर दिया, एक वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया। तो इलेक्ट्रॉन जब वायर के थ्रू जाएंगे तो आपकी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसका मतलब करंट आ गया ना, करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये करंट इसके अपोजिट में आ गया। अब यहाँ पे क्या चार्ज डेवलप होगा, देखिए
ये जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब यहाँ पे पहले से जिंक 2 प्लस आयंस है और ये खुद जिंक 2 प्लस आयंस में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसको क्यों डोनेट करेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं डोनेट किए, तो ये फ्लो करके इलेक्ट्रॉन्स कॉपर में गए और कॉपर रोड से यहाँ कॉपर के आयंस है वो कॉपर से इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके डिपॉजिट हो गए। यहाँ प्रोसेस समझ गए? तो ये जो रिएक्शन है ये अपने आप से हो रही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस। अब इसमें शॉर्ट ब्रिज का ये काम है कि ये सर्किट कंप्लीट करने में यूज हो। अब शॉर्ट ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जिंक टू कॉपर आए और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। इसके लिए आप गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर लगा सकते हैं, उनकी हेल्प से आप ये सब कर सकते हैं। फिजिक्स में आप ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। अब हम इसका दूसरा फॉर्मेट देखते हैं। ये है जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हुआ, तो इसका मतलब गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, जो अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका एक चीज यहाँ लिखना भूल गए थे। इसका वोल्टेज जनरेशन होगा इफ 1.1 वोल्ट, if I take we take 1 molar solution of zinc sulfate and 1 molar solution of copper sulfate here। ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि एक जेल जैसे सब्सटेंस में डिजोल्व रहते हैं, वो धीरे धीरे स्लोली इधर मूव करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। और सर्किट कंप्लीट, दो मेन फंक्शन इसके। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए तो आपको ये पता चल रहा है कि एक एक्सटर्नल हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट किया, ठीक है, जिसका वोल्टेज है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज हैविंग लेस देन 1.1 वोल्ट। उसका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया इन्होंने, ये रियोस्टेट लगाया। फिजिक्स में रियोस्टेट मीन्स एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। रियोस्टेट लगाया तो यहाँ पे इसको ज़्यादा रेजिस्टेंस दिया तो कम करंट आएगा। कम करंट आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से जिंक टू यूँ जा रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन क्या प्रोवाइड कर रहा है, अपोजिट इधर से इधर आ रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसका करंट का डायरेक्शन ऐसे, उसका करंट का डायरेक्शन ऐसे अपोजिट, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इसमें हमें वोल्टेज जनरेशन जो मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, हेंस करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। इसमें इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होंगे लेकिन ये वोल्टेज जितना देने की कैपेसिटी थी इसकी उतनी नहीं रहेगी। इसी तरह से जिंक डिजोल्व एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। और इलेक्ट्रोड ये दूसरा वाले में कंडीशन में देखिए कि इन्होंने क्या किया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इसको ऐसे एडजस्ट किया कि ये जो बैटरी है ये भी हमको कितना 1.1 वोल्ट जनरेट करके दे। अब इसकी कैपेसिटी भी उतनी 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा, वोल्टेज जनरेट कर रहा, वो भी इतना ही दे रहा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट करके ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ ये जीरो कर दिया। जबकि पहले फ्लक्चुएशन शो कर रहा था गैल्वेनोमीटर, अभी ये जीरो हो गया। यहाँ से पता चला कि यह नेट करंट फ्लो जीरो, यानी कि ये एक तरह का सेल की तरह काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, या भले कर रहा तो आपका वो इक्विलिब्रियम वाली स्टेटस है। दूसरा ये चीज देखिए, इसमें क्या किया, रेजिस्टेंस और कम कर दिया, तो नाउ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। तो ये जब ज़्यादा हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने से क्या होगा, इट विल, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको ज़बरदस्ती देगा, ये तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज जनरेट करा ज़्यादा देगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ जो जिंक आयंस होंगे वो जिंक आयंस के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होना शुरू कर देंगे। जबकि पहले हम देख रहे थे कॉपर पे डिपॉजिट हो रहे थे, अब की बार उल्टा हो गया,
जिंक पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया। और ये अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो कोई तो सोर्स होना चाहिए, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मतलब आयंस कॉपर डिजोल्व होना शुरू कर देगा और इलेक्ट्रॉन्स उधर फ्लो होना शुरू कर देगा। यानी ये देखिए इसका डायरेक्शन यहाँ समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि दिस सेल इज वर्किंग जस्ट अपोजिट, completely opposite to earlier one, this one और this one। तो यहाँ ये समझ में आया है कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो तो जो रिएक्शन हम कंसीडर कर रहे थे कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर तो आयंस में जा रहा है। इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसकी रिएक्शन आएगी कि कॉपर है ना जो सॉलिड स्टेट से, मेरे एक मिनट में पेन ले लेता हूँ, उसकी रिएक्शन लिखना हो तो उधर ही लिखने की कोशिश करें, कॉपर सॉलिड स्टेट टू इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कॉपर 2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और डोनेटिंग इज टू इलेक्ट्रॉन, जबकि ऐसा तो हमने उधर देखा नहीं है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो क्या कर रहा था, कॉपर तो गेन कर रहा था इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर 2+ आयन, क्लिक का आवाज कर रहा होगा और सॉलिड, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। तो जस्ट अपोजिट है कि नहीं है, यानी जिंक जो डिस्प्लेस कर रहा था कॉपर को, यहाँ पे कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है जिंक को। तो इट्स जो नॉन फिजिबल रिएक्शन जिसको कंसीडर कर रहे थे वो फिजिबल हो गई। अब इसी यही खास चीज यहाँ पे। अब गैल्वेनिक सेल्स और इनको देख लीजिए। गैल्वेनिक सेल में ये कुछ एक डिपॉजिट हो रहा था, ये यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, जिंक इज डिसॉल्विंग एंड कॉपर इज डिपॉजिटिंग। ज्यादा अब आगे नहीं चलेंगे, ये सब कुछ हम डिस्कस कर लीजिए। तो यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है कि जिंक डिसॉल्व हो रहा है, या आयंस यहाँ से इधर जा रहे हैं और इसमें ये इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हाफ शेल रिएक्शन हम देख सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है, ओवरऑल रिएक्शन ये हम देख सकते हैं क्लियर। ठीक है, अब देखिए हमारा टर्मिनोलॉजी खास देखते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है वो हम पहले एक बार देख चुके हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। स्टडी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस ए और रिक्वायर एन इलेक्ट्रिक करंट, या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है या इलेक्ट्रिक करंट जरूरत पड़ती है रिएक्शंस के लिए। और देखिए दे कन्वर्जन बिटवीन द केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रोकेमिकल से स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन होती है हमेशा वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल में, और जस्ट अपोजिट नॉन स्पॉन्टेनियस होगी आपके इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आगे चलते हैं और टर्मिनोलॉजी ले लीजिए, खास खास टर्मिनोलॉजी। तो ये इसमें जो ये इधर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको एक हाफ सेल, दूसरा ये हाफ सेल, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल टेक्स सेपरेट यहाँ अलग लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि एक ही में होने पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू वायर कैसे करेंगे, और थ्रू वायर होने पे ही हम कह पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, या हम उसका बल्ब जला के या यूज कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए ये डिफरेंट सेल में या पोरस पोर्ट के थ्रू करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू ये वायर अलोंग द विथ आयन, फ्लो ऑफ आयन। ठीक है, ऐसा जरूरी है कि इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो करे तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। रिक्वायर्स है कंडक्टिव सॉलिड मेटल, इस तरह का एक मेटल चाहिए, सॉलिड कंडक्टिव होना चाहिए। ये दूसरा ये इलेक्ट्रोड होने चाहिए। ठीक, कंपोजिशन पे हम डिस्कस कर चुके हैं, हम ज़्यादा अभी बात नहीं करें। यहाँ आयन एक्सचेंज बिटवीन टू हाफ शेल सिस्टम होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट की खास जरूरत होती है, इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो जंक्शन है इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट पे, उस पर हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। ठीक,
टर्मिनोलॉजी कुछ और देख ले तो अभी आप देखिए शॉर्ट ब्रिज। शॉर्ट ब्रिज जो अभी आपने देखा था उसका यू शेप्ड एज दोनों कंटेनर को ये मिलाता है, और इसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, सम टाइम मे नॉट बी देयर। सम ये मतलब शॉर्ट ब्रिज भी नहीं होता है, जरूरत ही नहीं, क्योंकि पोरस स्पॉट ले लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह की जरूरत हो जाती है, और पोरस स्पॉट लेने से उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स जो होती है मेटल स्ट्रिप्स होती हैं, और कंडक्टेड कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, या जो उनमें डिप्ड रहते हैं इलेक्ट्रोड में। इलेक्ट्रोलाइट ये सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ऑफ सेम इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड है उसी का सॉल्यूशन होना चाहिए, जो जिसमें आयंस हो और कंडक्टिविटी हो। यानी इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन में ये सॉल्यूशन विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट एनोड। एनोड वो है जो इलेक्ट्रोड का ही टाइप है, जिस पर ऑक्सीडेशन होगा उसको हम एनोड कहेंगे, और जिस पर रिडक्शन होगा उसको हम कैथोड कहेंगे। ये रिडक्शन होगा तो उसको हम कैथोड कहेंगे। यानी इसको याद करने का तरीका हम आगे फिर देखेंगे। इलेक्ट्रोड्स देखिए, एनोड इलेक्ट्रोड्स वे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। इसको याद करने के लिए लोन फॉर्मूला याद कर सकते हैं। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव। ठीक है, आगे हम इसको फिर से देखेंगे कई बार। और जब इसका एक और है लॉस रेट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये जिस भी सेल में रहेगा या एनोड पर क्या है, डिसॉल्विंग होता है। तो एक कई बार क्वेश्चन आता है कि डिपोजिशन किस पे होता है, तो डिपोजिशन जस्ट अपोजिट कैथोड पे होगा। इलेक्ट्रोड वाइज रिडक्शन टेक्स प्लेस, तो रिडक्शन जहाँ होगा वहाँ डिपोजिशन होगा। तो डिपोजिशन क्या आप कहीं फॉर्मेट में देख सकते हैं, और डिपोजिशन से सेंस समझिए हम मेटल्स की बात कर रहे हैं। मेटल प्लस टू आयंस में है, आयंस में है तो वो लिक्विड में डिपॉजिट कैसे होंगे, और वो जब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होंगे तो वो अब सॉलिड में स्टेट में कन्वर्ट हो गए तो सोल्यूबल नहीं है, तो एट दैट टाइम वो डिपॉजिट होना। और ये स्टेट है, कौन सी स्टेट, ये दोनों को कंपेयर कर लीजिए आप। ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है, ये रिड्यूस्ड स्टेट है, तो रिड्यूस्ड स्टेट ही डिपॉजिट होती है। ये देखिए, थैंक यू, और स्टे होम स्टे सेफ।